सोयाबीन में किन उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए और किस मात्रा में करना चाहिए, उस पे मैंने एक वीडियो बनाया है जो मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें मैंने पूरा बताया है कि 1 एकड़ में अगर हमें सोयाबीन की बुवाई करनी है तो हमें कितना उर्वरक देना पड़ेगा, कौन सा उर्वरक देना पड़ेगा, और इसी बोर्ड पे ही मैंने सारी आपको बता रखा है। उस वीडियो को आप देखिए, तब आपको पूरा समझ में आएगा कि हमें कौन सा तत्व कैसे देना है। लेकिन आज जो इस वीडियो में मैं चर्चा करना चाहता हूं वो ये है कि सोयाबीन में जब हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो 5 सबसे बड़ी सावधानियां क्या हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हम जो उर्वरक दे रहे हैं उसको फसल सही ढंग से ले सके और हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो ये 5 बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो सोयाबीन है इसकी जड़ों में ग्रंथि होती है जिसमें राइजोबियम रहता है, तो इसको हमें राइजोबियम से जो बैक्टीरिया है इससे इनोकुलेट करना, मतलब इससे बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। और 250 ग्राम जो है 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी सावधानी यह है कि आपको जो बीज उपचार करना है, करने के बाद आपको बीज छाया में सुखाना है, तेज धूप में नहीं सुखाना है। अगर आप इस बीज को उपचारित करने का धूप में रख देंगे तो ये जीवाणु मर जाएगा, बैक्टीरिया अपना काम नहीं करेगा। तो आपको धूप में सुखाना है। उसके बाद बुआई आपको सुबह करनी है या शाम को करनी है जब धूप कम हो। तो ये सबसे बड़ा आपको सावधानी रखनी है कि राइजोबियम क्या पैकेट भी धूप में नहीं रखना है, ना उससे उपचारित बीज को आपको धूप में रखना है। दूसरा जो सावधानी आपको यूरिया के प्रयोग में रखनी है, क्योंकि देखिए यूरिया का जैसे आप ज्यादा प्रयोग करेंगे सोयाबीन की जो पत्तियां बहुत बढ़ जाएगी, लंबाई बहुत बढ़ जाएंगी, फूल बहुत कम आएगा, जो फूल आएगा गिर जाएगा, पॉट्स जो फली बन रही है वो छोटी रह जाएंगी, गिर जाएंगी। तो यूरिया का बहुत आपको ध्यान से प्रयोग करना है। तो जो हम फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, या तो हम एनपीके 12-32-16 का प्रयोग कर सकते हैं, या हम डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं, या हम एसएसपी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने तीनों ही कॉम्बिनेशन लिखे थे, इसमें से कोई एक आप कॉम्बिनेशन प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको यह रखना है कि 1 एकड़ में हम जब एनपीके दे रहे हैं 75 किलोग्राम, और या हम 1 एकड़ में डीएपी दे रहे हैं 52 किलोग्राम, तो इसमें हम यूरिया का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो एनपीके अगर आप बुआई के समय दे रहे हैं या डीएपी दे रहे हैं तो आपको यूरिया नहीं देनी है, क्योंकि एनपीके 12-32-16 में 12% नाइट्रोजन है और डीएपी में 18% नाइट्रोजन है। तो जब ये दो आप खाद देते हैं तो नाइट्रोजन अपने आप चली जाती है, वो उतनी पर्याप्त होती है। लेकिन अगर आप एसएसपी खाद का प्रयोग कर रहे हैं तब आपको यूरिया यहाँ 18 किलोग्राम देनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एनपीके 75 किलोग्राम 1 एकड़ में देना है या 52 किलोग्राम डीएपी देना है, तब आपको इसके साथ यूरिया नहीं देनी है। लेकिन आप 1 एकड़ में 150 किलोग्राम जब एसएसपी दे रहे हैं तो 18 किलोग्राम यूरिया देनी है, क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं होती, इसलिए यहाँ यूरिया देते हैं। तो ये आपको दूसरी बात ध्यान रखनी है। तीसरी बात आपको ध्यान ये जो रखनी है कि पोटेशियम देना बहुत जरूरी है। अधिकांश किसान भाई पोटेशियम नहीं देते हैं। पोटेशियम बहुत जरूरी है और 1 एकड़ सोयाबीन के लिए लगभग 16 किलोग्राम पोटेशियम की आवश्यकता होती है। तो इसको हमें खाद के माध्यम से देना होता है। तो एनपीके प्रयोग कर रहे हैं तो आप 7 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश दे सकते हैं, देना चाहिए। और डीएपी अगर प्रयोग कर रहे हैं तो 27 किलोग्राम, और अगर आप एसएसपी प्रयोग कर रहे हैं तो भी 27 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है। तो ये आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है। एनपीके के साथ म्यूरेट ऑफ पोटाश कम देना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 16% पोटेशियम होता है। तो एमओपी 7 किलोग्राम तब देनी है जब आपको एनपीके प्रयोग कर रहे हैं, और 27 किलोग्राम 1 एकड़ में एमओपी तब देनी है जब आप या तो एसएसपी प्रयोग कर रहे हैं या आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है पोटेशियम का। चौथा जो महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है, चौथी बात, तो यह है कि देखिए सल्फर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तिलहनी फसलों में तेल बनाने के लिए। वैसे तो सल्फर आवश्यक पोषक तत्व है, 17 आवश्यक पोषक तत्वों में एक आवश्यक पोषक तत्व है, सभी फसलों को जरूरत होती है। लेकिन तिलहनी फसल जो ऑयलसीड क्रॉप्स है उसमें ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये सल्फर तेल बनाने में काम करता है। उसके अलावा बहुत सारे काम भी हैं, लेकिन खास तौर से जो ऑयल सिंथेसिस होती है सीड में वो सल्फर की वजह से होती है। तो सल्फर देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप एनपीके और डीएपी दे रहे हैं तो आपको सल्फर का खाद देनी है, और अगर आप एसएसपी का प्रयोग कर रहे हैं तो आप सल्फर वाली खाद नहीं देनी, क्योंकि एसएसपी में ऑलरेडी सल्फर रहता है। तो 12% सल्फर इसमें करीब रहता है। तो जब हम एसएसपी खाद का प्रयोग करते हैं तब हम सल्फर वाली खाद नहीं देनी है। अगर लेकिन आप एनपीके का प्रयोग कर रहे हैं या डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तब वहां आपको सल्फर वाली खाद देनी है। तो कितनी देनी है? बेंटोनाइट सल्फर अगर आप से देना चाह रहे हैं तो 12 किलोग्राम एकड़ लगेगा। अगर आप जिप्सम से देना चाह रहे हैं तो 80 किलोग्राम प्रति एकड़ का लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एनपीके और डीएपी के साथ आपको सल्फर वाली खाद देनी है, एसएसपी के साथ
नहीं देनी है, क्योंकि एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट सल्फर होता है। तो ये सल्फर का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पांचवा बिंदु यह है कि जिंक की बहुत ज्यादा समस्या है, जिंक पे विशेष रूप से ध्यान देना है, जिंक सल्फेट का प्रयोग करना है। और जिंक वाली खाद जो जिंक सल्फेट है वो जिसमें फास्फोरस खाद होता है उसके साथ नहीं मिलाना है, चाहे वो एनपीके खाद हो, डीएपी हो, एसएसपी हो, जिंक सल्फेट के साथ मिला के नहीं देना है। इसको पहले छिड़क देना है या बाद में छिड़क देना है, साथ में मिला करके नहीं देना है। तो जिंक सल्फेट का आपको प्रयोग फास्फोरस वाली खाद के साथ मिला के नहीं करना है। और जिंक सल्फेट के साथ आपको ध्यान ये रखना है कि दो तरह के जिंक आते हैं जिंक सल्फेट, एक 21% वाला आता है और एक 33 वाला। अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 10 किलोग्राम एकड़ का देना है। अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट प्रयोग कर रहे हैं तो केवल 6 किलोग्राम एकड़ की ही जरूरत होगी, क्योंकि इसमें जिंक की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखना है। राइजोबियम से हमें कैसे उपचारित करना है, यूरिया का कब प्रयोग करना है, पोटेशियम हमें जरूर देनी है, सल्फर का प्रयोग एसएसपी के साथ हमें देने की जरूरत नहीं है, एनपीके डीएपी के साथ देना है, और जिंक वाली खाद को फास्फोरस के साथ नहीं मिलाना है। और ये ध्यान रखना है कि 21% वाली है या 33% वाली है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जो आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं फसल उसका पूरा उपयोग कर पाएगी और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी। तो ये 1 एकड़ की खाद की मैंने गणना करके बताई थी, पूरा वीडियो एक ऑलरेडी इस पे है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो खासतौर से इस बात पे है कि हमको क्या विशेष सावधानी रखनी है कि खाद का फसल पूरा उपयोग कर सके। तो इन वीडियोस को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जो मैंने खासतौर से किसान भाइयों के लिए बनाई है। उस प्लेलिस्ट को देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।